हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम मुस्कान मंदिहान योर लीगल गाइड। सो गाइस, नेशनलिज्म पार्ट 1 पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज हम नेशनलिज्म पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स को। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। अब नेशनल मूवमेंट के इंडिया में बहुत सारे फेजेस थे। जो फर्स्ट फेज था नेशनल मूवमेंट का, वो था 1885 से लेके 1905 तक। अब इस टाइम पीरियड पर जो कांग्रेस थी उसको कंट्रोल कर रहे थे मॉडरेट्स। मॉडरेट शब्द का मतलब क्या होता है? मॉडरेट का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत एक्सेस में ना हो, लिमिट में हो, राइट? बहुत ज्यादा मतलब डेंजरस ना हो या बहुत ज्यादा एंगर ना हो उसमें, तो उस चीज को हम कहेंगे मॉडरेट है। ठीक है, मॉडरेट है वो चीज। तो उस वक्त जो लोग थे कांग्रेस में, इसका मतलब है उनका जो बिहेवियर था वो मॉडरेट था। ठीक है, उनमें गुस्सा कम था, वो बातचीत ही करना ज्यादा पसंद करते थे, लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करते थे। इससे ये चीज समझ में आ रही है, तभी उन्हें मॉडरेट्स कहा गया है। जो भी लीडर्स थे उस वक्त कांग्रेस में, वो सारे के सारे बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बहुत ज्यादा विशेष दी कांग्रेस को कि हाँ बहुत अच्छी पार्टी होगी, बहुत आगे जाना है, राइट? उन लोग सपोर्ट किया ब्रिटिश ने कांग्रेस को। बताऊंगी आगे क्यों सपोर्ट किया। तो मॉडरेट्स का जो ऑब्जेक्टिव था वो एक तरीके से ब्रिटेन से अलग होना था ही नहीं। उन्हें ब्रिटेन से अलग होना ही नहीं था। वो चाहते थे ब्रिटेन जो है, जो ब्रिटिश है, वो हमारे देश में ही रहे। ठीक है, जो ब्रिटिश पीपल वो हमेशा हमारे देश में रहे, हमें उनसे अलग नहीं होना है। तो इस वजह से भी ब्रिटिश अथॉरिटीज को पता था कि जो मॉडरेट्स हैं ये हमेशा हमारे ही फेवर में रहने वाले हैं। ठीक है, जो भी 2-3 चीजें मांगेंगे इन्हें दे देंगे, बाकी ये हमारे फेवर में ही रहने वाले हैं। तो इससे एक तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। तो ब्रिटिश को सच में डर नहीं लगता था मॉडरेट से, वो बल्कि इसको फेवर ही करते थे। और मॉडरेट्स भी इन टर्न ब्रिटिश को फेवर ही करते थे। बस उनकी 2-3 डिमांड्स थी। बस ये चाहते थे मॉडरेट्स के इंडियंस को थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दे दो। ठीक है, थोड़ा से चेंजेस ले आओ एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियंस को थोड़ी और जगह दे दो एडमिनिस्ट्रेशन में, इलेक्टिव बॉडीज में थोड़ा एक तरीके से फेयरनेस लेकर आ जाओ। बस यही चीजें। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे देखते हैं मॉडरेट्स के। जो कंट्री में सारे वर्कर्स हैं जो एक तरीके से नेशनल मूवमेंट में इंक्लूडेड है, इन्वॉल्व्ड है, उनमें एक तरीके से फ्रेंडशिप होनी चाहिए, नेशनल यूनिटी होनी चाहिए, रेस, कास्ट, क्रीड के बेसिस पर डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए। जो सारे पॉलिटिशियंस एक तरीके से उनको पब्लिक इंटरेस्ट की तरफ काम करना चाहिए। सभी वीडियो के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ में योर लीगल गाइड पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत अपॉर्चुनिटीज भी मैं वहां पर शेयर करती हूँ। रेजोल्यूशंस क्या थे कांग्रेस के? जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस ने, उन्होंने क्या रेजोल्यूशंस लिए? और एक चीज याद रखिएगा, जो कांग्रेस का सेशन था वो साल में एक बार होता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोजीशन है इंडिया में उसको अबॉलिश कर देना चाहिए। और जो आईसीएस एग्जामिनेशन है वो इंग्लैंड में ही होता था, तो ये लोग चाहते थे उसको इंडिया में भी करो, ताकि जो बाकी गरीब लोग हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। इंग्लैंड जाने का खर्चा कौन उठाएगा? कैसे पास करेंगे आईसीएस एग्जामिनेशन, राइट? तो उसको इंडिया में भी कंडक्ट किया जाना चाहिए। और जो ब्रिटिश इतना मिलिट्री पर खर्च कर रही थी, उसको भाई खर्च को कम करो, वो लोगों का पैसा है, राइट? मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए। और लेजिस्लेचर के इलेक्शंस एक तरीके से सभी के लिए होने चाहिए, कोई भी उसमें इलेक्ट हो सकता है, राइट? और बजट सेशन जब होगा उसमें डिस्कशन करने का अधिकार, क्वेश्चन करने का अधिकार सभी के पास होना चाहिए। टैक्सेस जो इतने बढ़े हुए हैं उनको कम करना चाहिए। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से सेपरेट रखो। जो लैंड रेवेन्यू है उसको घटाना चाहिए। परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस होना चाहिए। अब इनके डिमांड्स, आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स कैसे थे, राइट, वो डिस्कस करने वाले हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। देखो, मॉडरेट्स को लगता था जितने सारे इंडियंस लेजिस्लेचर में आएंगे उतनी ज्यादा इंडियंस की प्रॉब्लम कम होगी। ठीक है, उन्हें एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन जितना ज्यादा मिलेगा उतनी उनकी प्रॉब्लम घटेगी। इंडियंस को काउंसिल की मेंबरशिप मिलनी चाहिए, राइट? तो इन्होंने स्लोगन क्या बनाया, अपना नारा क्या बनाया? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जब तक हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे तब तक हम टैक्स नहीं भरेंगे। बेसिकली जो मॉडरेट्स थे ना, वो बहुत ज्यादा सीधे साधे थे। जो फर्स्ट बेंच पे बच्चे नहीं बैठते, बिल्कुल सीधे से होते हैं, वो थे मॉडरेट्स आपके। अब मॉडरेट्स ने हमें बताया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आना इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है 3 तरीके से, ट्रेड, इंडस्ट्री और फाइनेंस। मॉडरेट्स को पता था कि जो ब्रिटिश है उनकी इंटेंशन क्या है। वो लोग चाहते हैं जो इंडियन इकोनॉमी है वो ब्रिटिश इकोनॉमी से हमेशा पीछे रहे, हमेशा झुक कर रहे उसके सामने। इसलिए जो ब्रिटिश है वो सारी वेल्थ जो इंडिया की लेकर जा रहे हैं इंग्लैंड में। तो मॉडरेट्स का मानना था हमें पॉवर्टी हटानी है इंडिया से और एक तरीके से मॉडर्नाइज करना है इंडिया की लाइफ को।
इसीलिए इन्होंने एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि आप इंडियन इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल सब्सिडीज दीजिए, ठीक है, लोन्स दीजिए, गारंटीज दीजिए, ताकि वो एक तरीके से पैसे का यूज करके आगे बढ़ पाए। मॉडरेट्स चाहते थे जो लैंड रेवेन्यू उसका घटना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर पेजेंट्स हैं, ज्यादातर एग्रीकल्चर वाले ही हैं, उन पर गाज गिर रही है, इतना ज्यादा लैंड रेवेन्यू होना गलत है। तो ये लोग गवर्नमेंट से बोलते थे कि जो पेजेंट्स हैं हमारे, आप उनको सब्सिडी दीजिए, ठीक है, बैंक से लोन लेने दीजिए, तभी तो वो थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। इन्होंने फिर कहा कि जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, सॉल्ट टैक्स स्पेशली, उसका कम होना जरूरी है यार, क्योंकि सॉल्ट टैक्स क्या है, सॉल्ट टैक्स क्या, आप रोज खाने में जिस चीज को यूज कर रहे हो, अगर उस पर इतना ज्यादा टैक्स लगने लगेगा तो बेसिकली मरेंगे बहुत सारे लोग, राइट। इतनी इनकम नहीं थी उस वक्त किसी की कि हर कोई इतना ज्यादा महंगा महंगा सॉल्ट परचेज कर सके। एक्सपेंस इतने ज्यादा बढ़ा दिए थे ब्रिटेन ने कि जिसकी कोई हद नहीं है, और नुकसान सीधे इंडिया को हो रहा था, क्योंकि एक्सपेंडिचर के लिए भी वो लोग किसका पैसा यूज कर रहे थे, इंडिया का ही पैसा यूज कर रहे थे, राइट। कुछ इंडिया के डेवलपमेंट के लिए हो नहीं रहा था, सिर्फ नाम का डेवलपमेंट था इंडिया का, बाकी जो भी चीजें यूज हो रही थी वो ब्रिटेन को ही फायदे में रख रही थी, राइट। सिर्फ ब्रिटेन का ही फायदा हो रहा था, ये तो सिर्फ नाम के लिए था कि हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो इंडिया के लिए है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए मॉडरेट्स ने कहा कि उसका थोड़ा इंडियनाइजेशन होना चाहिए, राइट। जो हायर ग्रेड की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसमें सिर्फ ब्रिटेन के ही लोग घुसे हुए हैं, इंडिया के लोगों को वो जगह क्यों नहीं मिल रही है, राइट। और जुडिशरी को सेपरेट किया जाना चाहिए एग्जीक्यूटिव से, अदरवाइज लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाएगा। प्लस जस्टिस मिलने में कितना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है उस पर भी एक तरीके से इन लोग का ध्यान गया। और तो और लोगों को आर्म्स कैरी करने का अधिकार नहीं था, गन चाकू आप ये कैरी नहीं कर सकते, अगर आप इंडियन आप ये कैरी करते पकड़े गए तो आपको जेल में सीधा डाल देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये चीज गलत है, आर्म्स कैरी करने का राइट सभी इंडियंस को मिलना चाहिए। क्या मेथड्स और टेक्निक्स थे मॉडरेट्स के? चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं, और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बेसिकली ये लोग जो है वो लॉ के दायरे में रहकर ही काम करते थे कि हम लॉ नहीं तोड़ने वाले हैं। ब्रिटिश भले ही लॉ तोड़ दे, बट हम मॉडरेट्स लॉ नहीं तोड़ेंगे, हम एक तरीके से जो 4 वॉल्स हैं लॉ की उसमें रह कर ही, उसके दायरे में रह कर ही करेंगे जो करना है, राइट। इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। इनको बहुत ज्यादा फेथ था नॉन वायलेंस में, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सिर्फ प्रेयर करनी है, प्रेयर इन द सेंस ऐसे हाथ जोड़ के प्रेयर नहीं करनी है, बट थ्रू पेपर्स, ठीक है, हम उन्हें पेटिशन देंगे, हम बार बार लेटर्स लिखेंगे गवर्नमेंट को, हम यही सब करने वाले, हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, लेकिन हम लड़ाई नहीं करेंगे, राइट। तीसरी चीज जो इन्होंने की वो कहा कि हम एजुकेट करने वाले लोगों को, हम एक तरीके से उनके मॉडर्न पॉलिटिक्स के बारे में बताएंगे, उनकी जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है उसे जगाने की कोशिश करेंगे, उन्हें यूनाइट करेंगे। ये लोग काफी बार अपनी मीटिंग्स करते थे जहां पर एक तरीके से बहुत हाई क्वालिटी स्पीचेस दिए जाती थी, हाई पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल स्पीचेस दी जाती थी, जहां पर रेजोल्यूशंस पास किए जाते थे इनकी डिमांड्स के। तो अब एक चीज समझ में आ रही है आपको, ये लोग बहुत ज्यादा हाई कैलिबर के लोग थे जिनकी एजुकेशन बहुत ज्यादा है, और उस वक्त इंडिया में एजुकेशन लेना सबके लिए पॉसिबल नहीं था, ठीक है, सबके लिए पॉसिबल नहीं था। एक आध किसी के पास यार एजुकेटेड ब्रेन रहता था, जो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे रहते थे, सब लोग पढ़े लिखे इतने ज्यादा नहीं थे। तो ये लोग जो है ये मासेस से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। एक जो कनेक्शन होता है ना लीडर का मासेस के साथ, तभी तो वो सुनेगी पब्लिक आपकी। पता चला बहुत हाई क्वालिटी मोटे मोटे शब्दों वाली स्पीचेस दे रहे हो, किसको समझ में आएगी? जब तक आप साफ नहीं बोलोगे, सिंपल नहीं बोलोगे, तो इंडिया के लोग समझेंगे कैसे? तो ये लोग बेसिकली लोगों से कनेक्ट नहीं बना पा रहे थे। यूनाइट करना तो बहुत दूर की बात है, जब कनेक्ट नहीं बनाओगे यूनाइट क्या होंगे लोग, राइट। तो ये लोग कनेक्ट नहीं बना पा रहे थे लोगों से। अब मॉडरेट्स को हम खत्म करते हैं और चलते हैं एक्सट्रीमिस्ट्स की तरफ, राइट। ये है बैक बेंचर्स क्लास के, राइट। जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं मैंने बताया वो बहुत सीधे होते हैं, उनका काम हर अप टू डेट रहता है, होमवर्क कंप्लीट रहता है, टीचर्स की नजर में बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन बैक बेंचर्स ये लाइफ को बेसिकली ज्यादा समझते हैं, राइट। तो अब हम चलते हैं एक्सट्रीमिस्ट्स की तरफ। एक्सट्रीम नेशनलिज्म की बर्थ कब हुई? एक तरीके से जब 19th सेंचुरी खत्म हो रही थी और 20th सेंचुरी स्टार्ट हो रही थी, तो कुछ सिचुएशंस आई, कुछ ऐसे फोर्सेस आई, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिस वजह से एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट का जन्म हुआ इंडियन पॉलिटिक्स में। अब एक्सट्रीम नेशनलिज्म को हम रेडिकल नेशनलिज्म भी कहते हैं। इसके प्रोमिनेंट मेन लीडर्स कौन थे? लोकमान्य तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड श्री अरबिंदो घोष। और भी थे बट ये प्रोमिनेंट थे। अब ये लोग जो थे ये पॉलिटिकल मेंडिकेंसी में बिलीव नहीं करते थे। मेंडिकेंसी का मतलब है कि आर्म्स पर डिपेंड रहना, ठीक है, किसी की भीख पर डिपेंड रहना। तो ये उसमें हाथ फैलाने में बिलीव नहीं करते थे कि ब्रिटिशर्स से जाके प्रेयर करो, उनको पेटिशंस भेजो, लेटर्स भेजो हमारी डिमांड्स के, नहीं।
ये लोग बिलीव करते थे डायरेक्ट एक्शन पर एंड मास एजिटेशन, मतलब पब्लिक को लो और धावा बोल दो, इस चीज पर बिलीव करते थे ये लोग। अगर डिमांड्स ऐसे पूरी नहीं हो रही तो साम दाम दंड भेद, जो भी करना है करो, बट अपनी डिमांड्स को हमें पूरा करवाना है, राइट। कैसे भी, बाय हुक और बाय क्रुक हमारी डिमांड्स पूरी होनी चाहिए। पब्लिक एक्शन से पूरी हो, मास एजिटेशन से पूरी हो, डायरेक्ट एक्शन से पूरी हो, कैसे भी पूरी हो, पूरी करनी है। कितना ज्यादा डिफरेंस है इनकी आइडियोलॉजी में और मॉडरेट्स की आइडियोलॉजी में। मॉडरेट सिर्फ बात करने पे बिलीव करते थे, जिसकी वजह से इतना टाइम लग रहा था हमें इंडिपेंडेंस मिलने में। हर चीज बहुत धीरे धीरे करते थे मॉडरेट्स, लाइक क्योंकि उनका तरीका ही बहुत स्लो था। सिर्फ बात करना, लेटर्स देना, उसी से काम चलाओ। उसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनको उससे मतलब नहीं था। श्री अरबिंदो घोष की बहुत अच्छी थ्योरी थी जिनको बाद में गांधी जी ने यूज किया, बहुत पावरफुल वेपन भी था वो, जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। जो लोकमान्य तिलक थे उन्होंने कहा कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई मस्ट हैव इट। जो फ्रीडम है वो मेरा बर्थ राइट है, उसको कोई मुझसे छीन नहीं सकता है, एंड आई मस्ट हैव इट। एक्सट्रीमिस्ट आखिर क्यों आए, क्या जरूरत पड़ गई थी? मॉडरेट्स थे तो सब कुछ धीरे धीरे चल रहा था, क्या प्रॉब्लम थी जो एक्सट्रीमिस्ट को आना पड़ा पिक्चर में, वो अब हम समझेंगे क्या कॉजेस थे उनकी ग्रोथ के। मॉडरेट्स यार कांग्रेस में 15 साल रहे, 15 साल, लिटरली 15 साल, और 15 साल में सिर्फ उन्होंने पेटिशंस दी, प्रेयर्स की, बट कोई एक्शन होते हुए ब्रिटिश की तरफ से नहीं दिखा। 1892 का जो एक्ट पास हुआ उसने कुछ ज्यादा राइट्स नहीं दिए इंडियन को, बहुत ही इनएडिक्वेट और डिसअपॉइंटिंग था। अब 1896 और 1900 में बहुत ज्यादा भुखमरी फैल गई इंडिया में, फैमिन्स हुए, बट एक तरीके से इतने सारे लोग मरे तब भी ब्रिटिश ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो लोग सिर्फ खाना बर्बाद कर रहे थे और इंडिया के जो लोग हैं वो इतनी ज्यादा तादाद में मर रहे थे। कुछ ऐसे फॉरेन इवेंट्स हुए, ठीक है, दूसरी कंट्रीज में कुछ ऐसी सिचुएशंस और कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिन्होंने इंडियंस को इंस्पायर किया कि हाँ आपको भी एक तरीके से फ्रीडम मिल सकती है। जापान, जो कि इतनी बड़ी कंट्री भी नहीं था, फिर भी वो एक मॉडर्न पावरफुल कंट्री बना आफ्टर 1868, जिसने इंडियंस को एक होप दी कि हाँ अगर जापान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, राइट। इस वजह से एक्सट्रीम नेशनलिज्म बढ़ा। फिर आया लॉर्ड कर्जन। जब लॉर्ड कर्जन आया तो चीजें उसने और एक तरीके से बढ़ा दी, ठीक है। ऐसे तो ऐसे ही आग लगी हुई थी, उसमें तेल डालने का काम लॉर्ड कर्जन ने किया। कैसे? बंगाल का पार्टीशन करके। एजुकेशनल ऑटोनॉमी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इन सब पर अटैक किया लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज ने। और बंगाल के पार्टीशन के बाद तो इतना भयंकर गुस्सा था लोगों में जिसकी कोई हद नहीं थी। फिर जो था कि इंडिया ही सिर्फ ब्रिटिश की कॉलोनी नहीं था, और भी बहुत सारी कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, ठीक है, जैसे कि अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। यहाँ पे इंडियंस के साथ बहुत गंदा ट्रीटमेंट हो रहा था। उन लोगों को फर्स्ट क्लास में ट्रेन में बैठने नहीं दिया जाता था, निकाल दिया जाता था। रात के 9 बजे के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। इवन फुटपाथ पर चलने के लिए भी मना किया गया था इंडियंस को। इतना बुरा ट्रीटमेंट हो रहा था उनके साथ। इस वजह से भी इंडिया के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। कांग्रेस का स्प्लिट क्यों हुआ? स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, राइट। कांग्रेस का जो वाराणसी सेशन था दिसंबर 1905 में, वहां पे कुछ एक तरीके से लड़ाई हमें देखने को मिली मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में, ठीक है। वहां से चीजें थोड़ी डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गई थी। बॉयकॉट रेजोल्यूशन की वजह से लड़ाई स्टार्ट हुई थी। अब क्या है बॉयकॉट रेजोल्यूशन? अब जो एक्सट्रीम नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनको बॉयकॉट किया जाए। कोई भी ब्रिटिश गुड्स यूज नहीं करेगा, कोई भी उनकी शॉप्स पर नहीं जाएगा, कोई भी आइटम हम ब्रिटिश का यूज नहीं करने वाले, उनको बॉयकॉट करो, उनके दिए हुए टाइटल्स को गिव अप करो, राइट। और इस मूवमेंट पर एक तरीके से कांग्रेस को अपनी सील लगानी चाहिए, इस मूवमेंट की कांग्रेस को परमिशन देनी चाहिए। वहीं भाई मॉडरेट्स को लगा कि नहीं, ये तो हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है, क्योंकि मॉडरेट्स की पॉलिसी थी परसुएशन एंड पेटिशन। लेटर्स भेजो, पेटिशंस भेजो और परसुएड करने की कोशिश करो, ब्रिटिश को मनाने की कोशिश करो कि वो हमारी डिमांड्स पूरी करे। लेकिन ये चीज तो बिल्कुल अगेंस्ट जा रही है उनके, तो वो लोग भी खड़े हो गए। अब मॉडरेट्स चाहते थे कि जो प्रिंस और प्रिंसेस हैं वेल्स की, वो आने वाली है इंडिया, उनका वेलकम करने के लिए उन्हें जाना होगा। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कहे कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ है, कितने लोग रो रहे हैं, कितने लोग मरे हैं, तो आप कौन सा मुंह लेके जाने वाले हो प्रिंस ऑफ वेल्स और प्रिंसेस ऑफ वेल्स का स्वागत करने के लिए? आप एक हंसता चेहरा लेके कैसे जा सकते हो उनके स्वागत के लिए? तो एक्सट्रीमिस्ट ने कहा हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, हमारी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम एक स्माइल लेके अपने फेस पर उनका स्वागत करने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे भाई बहन रो रहे हैं इधर। फिर एक सेशन में इस बात को लड़ाई लेकर शुरू हो गई कि भाई जो एक तरीके से सेशन है कांग्रेस का जो एनुअली होता है, उसको प्रेसाइड कौन करेगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा कांग्रेस का? एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि तिलक बने प्रेसिडेंट। मॉडरेट्स को गुस्सा आ गया कि नहीं, तिलक को नहीं बनना चाहिए।
यही चीज हुई थी सूरत सेशन में, ठीक है। फिर एक तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं पाया, ठीक है ना, मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाया। मॉडरेट्स ने कहा कि भाई एक्सट्रीमिस्ट अब तुम अपने रास्ते निकल लो, ठीक है, चले जाओ यहाँ से, कांग्रेस हमारी हुई, आगे से फ्यूचर में हम कोई भी कनेक्शन आपके साथ नहीं रखने वाले। मॉडरेट्स ने पूरा पूरा कंट्रोल ले लिया कांग्रेस का और उसका कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से लिखा, बेसिकली उसके रूल्स दोबारा से बनाए कि कांग्रेस को किस तरीके से गवर्न करना है, अब हम देख लेंगे। अब जो थे एक्सट्रीमिस्ट, उन्होंने अपना लीडर बनाया श्री अरबिंदो घोष को, वही उनके चेयरमैन थे और उनका बिलीफ था 4 आइडियाज में, स्वराज दैट इज फ्रीडम, स्वदेशी दैट इज अपने जो कंट्री के गुड्स हैं सिर्फ उन्हीं को यूज करिए, बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स को हटाइए अपनी कंट्री से, और चौथा नेशनल एजुकेशन, जो हमारी नेशनल एजुकेशन है वेदास और वो सब हमें पढ़ने हैं। एक्सट्रीमिस्ट के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि फ्रीडम आपको मांग कर नहीं मिलती, प्रेयर्स या पेटिशन से नहीं मिलती, रिक्वेस्ट से नहीं मिलती, उसे आपको छीनना ही पड़ेगा। अब जैसे कि मॉडरेट्स का मानना था कि ब्रिटिश उनसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, राइट, अगर ब्रिटिश हमारी कंट्री में रहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ऐसा नहीं मानते थे। वो मानते थे कि इंडियंस ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्रिटिश से कम है या ब्रिटिश बहुत ज़्यादा सुपीरियर है इंडियन से, ऐसा बिल्कुल नहीं मानते थे एक्सट्रीमिस्ट। वो कहते थे कि इनके रहने से हमारी कंट्री में सिर्फ नुकसान हो रहा है, इसलिए ब्रिटेन का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर एक्सट्रीमिस्ट मानते थे कि जो फ्रीडम है वो आपको पॉलिटिकल वॉर से ही मिल सकती है, एनिमी अगर बात से नहीं जा रहा है तो भाई वॉर ही तो उसके अगेंस्ट करना पड़ेगा। मॉडरेट्स एक तरीके से वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा मानते थे, उसे प्रेज करते थे, एक्सट्रीमिस्ट ऐसे नहीं थे, दे वर अगेंस्ट द वेस्टर्न कल्चर एंड सिविलाइजेशन। एक्सट्रीमिस्ट सिर्फ यही नहीं चाहते थे कि इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दे दो लेजिस्लेचर में, वो चाहते थे हमें पूरी की पूरी फ्रीडम चाहिए, हमारा देश छोड़कर जाओ, हम चला लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, हम देख लेंगे लेजिस्लेचर, तुम देश छोड़कर निकलो बस हमारा। मेथड्स क्या थे एक्सट्रीमिस्ट्स के? इनका बेसिकली 3 फोल्ड प्रोग्राम था कंप्लीट सेल्फ रूल के लिए, ठीक है, इन्हें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए थी, तो इनके 3 इसके लिए प्रोग्राम्स थे। पहला था बॉयकॉट, कि ब्रिटिश गुड्स को हम लोग निकाल के फेंकेंगे, ठीक है, कुछ भी यूज नहीं करेंगे ब्रिटेन का। स्वदेशी, हमारी जो अपनी नेटिव इंडस्ट्रीज है इंडिया की, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटे छोटे काम है, लघु उद्योग है, उनको हम लोग प्रमोट करना स्टार्ट करेंगे। और तीसरा नेशनल एजुकेशन, जो हमारे यंगस्टर्स हैं इंडिया के, उनको हम बताएंगे कि वेदास क्या थे, ठीक है, हमारे जो पुराने एक तरीके से ग्रंथ है उनके बारे में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। इंडिया का जो कल्चर है, एंशिएंट एजुकेशन है, वो देना हम अपने बच्चों को स्टार्ट करेंगे। जो वेस्टर्न कल्चर उनके दिमाग में भरा है उसे निकालना जरूरी है। तो बॉयकॉट मूवमेंट के लिए क्या किया गया? पहला, जो भी शॉप्स क्या कहते हैं ब्रिटेन के गुड्स बेच रही थी उनको लूट लिया जाता था, ठीक है, और जो ब्रिटेन के गुड्स थे उनको जलाया जाता था हर जगह। दूसरी तरफ से जो स्वदेशी गुड्स थे, जो हमारे इंडियंस ने बनाए थे, उनको यूज करना है, उनकी सेल को बढ़ाना है। वहीं पे नेशनल एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जहां पर उनको क्लासिकल वैल्यूज सिखाई जाएंगी। अब देखेंगे डिफरेंस क्या था मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट्स में। जहां पे देखिए कि मॉडरेट्स एक ऐसी क्लास से आते थे जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अपर मिडिल क्लास है, उनके पास एक तरीके से हर फैसिलिटी है जो कि उस वक्त बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल रहती थी। वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हैं। वहीं पे देखिए जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं वो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, उनको इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और एक तरीके से वर्कर्स हैं, पेजेंट्स हैं, ठीक है, काफ़ी कम फैसिलिटीज़ हैं उनके पास और लोगों से कनेक्ट करने की एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्किल है उनके पास। मॉडरेट्स चाहते थे कि हमारे पास कॉलोनियल फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब उन्हें सॉवरेंटी नहीं सुजरेंटी चाहिए थी। इसका मतलब क्या होता है कि हम जो है अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे, ठीक है, इंडिया जो है वो अपनी गवर्नमेंट होगी उसकी, वो सब कुछ खुद से करेगा, लेकिन फिर भी उस पर ब्रिटेन का राज रहेगा, ठीक है, कॉलोनी वो रहेगा ब्रिटेन की, भले ही उसकी अपनी सेल्फ गवर्नमेंट हो जाए, पूरी तरीके से हम सॉवरेन नहीं कहलाएंगे, राइट। वहीं पे जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, जो भी है तुम लोग निकलो यहाँ से, हमें पूरी पूरी फ्रीडम चाहिए, राइट। मॉडरेट्स बिलीव्ड इन पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, हाथ जोड़ो, प्रेयर करो, अपील करो, ठीक है, पेटिशंस दो, रिप्रेजेंट करो खुद को, लेकिन लड़ाई ना करो। वहीं पे एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी थी पॉलिटिकल एजुटेशन करो, ठीक है, मास एजुटेशन करो, पैसिव रेजिस्टेंस की थ्योरी लगाओ, लड़ाई करो, झगड़ा करो, जो करना है करो, अपनी डिमांड्स पूरी करवानी है। नेशनलिज्म का पार्ट 3 वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।